नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे लर्न पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन विद शशांक सर में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले 2 लेक्चर्स में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, उनसे संबंधित जो उनकी शक्तियाँ थी और कर्तव्य थे उनके बारे में पढ़ा था, और उनसे जुड़े हुए जो आर्टिकल्स थे हम उनसे बारे में पढ़ा था। और दोस्तों, अब आज उसी क्रम में हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, उनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम देखेंगे, और जो उनकी शक्तियां हैं, कर्तव्य हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों, प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों, इन्हीं के जो जन्म दिवस होता है 5 सितंबर को, उसको हम शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इनके जन्म दिवस के अवसर पे इनकी जयंती को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को। ये हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो अब मौके पे हैं उनका नाम है एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू, ये वेंकैया नायडू हैं। और दोस्तों, ये देखिए संयोगवश की जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो भी साउथ से थे, साउथ इंडिया से थे, और जो हमारे सेकंड वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी साउथ इंडिया से हैं। जो मतलब अभी के जो मौके पे हैं, दूसरे नहीं, सॉरी, जो अभी हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो भी साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इनकी योग्यता देख लेते हैं। बाकी हम इन चीज़ों को अभी आर्टिकल से तो समझेंगे, एक बार इसको हम आपको ऐसे समझा देते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। मतलब चुनाव लड़ने के लिए या ये सब करने के लिए, चुनाव में प्रतिभाग करने के लिए इनका क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्वालिफिकेशन है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है कि वह भारत के नागरिक हों, भारत का नागरिक हो, और भारत के नागरिक हों। सबसे पहले जब भारत के नागरिक हो गए तो दूसरी चीज 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। ठीक, उसके बाद राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य। देखिए, आप कंपेयर करिएगा, उप राष्ट्रपति की बात होगी तो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हों, और जब उपराष्ट्रपति की बात होगी तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो। आप नहीं याद होता हो तो या ऐसे याद कर लीजिए कि मतलब जैसे राष्ट्रपति हैं तो उनको याद कर लीजिए लोकसभा। अगर राष्ट्रपति का नहीं याद हो रहा है तो आप याद कर लीजिए उपराष्ट्रपति कहाँ बैठते हैं। उपराष्ट्रपति कहाँ के सभापति होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, तो वहाँ से राज्यसभा याद कर लीजिए कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हूँ, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हूँ। ठीक, अब आगे, और तो राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हों, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हों। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में, सॉरी यहाँ उपराष्ट्रपति होगा, यहाँ पे आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया, उपराष्ट्रपति, यहाँ एरर है। एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह लाभ का कोई पद धारण करता है। तो एक चीज़ और है कि उसे लाभ का पद किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर उसको नहीं होना चाहिए। ठीक, किसी भी मतलब जैसे हमने आपको लाभ का पद बता ही दिया है कि वो लाभ के पद पर ना हो जब वो पद धारण करे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर वो किसी लाभ का पद धारण किया है तो वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए या राष्ट्रपति दोनों के चुनाव के लिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी वो योग्य नहीं है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि अगर इतनी योग्यता है तब तो इतनी योग्यता तो हर 20% मतलब 50% नागरिकों के पास होगी कि भारत का नागरिक भी होगा, 35 वर्ष की आयु भी पूरी कर ली होगी, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य भी होगा, और एक व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में तब तक चुनाव के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि वो लाभ का पद धारण नहीं करता है। तो बेरोजगारी तो है ही, तो लाभ का पद वैसे नहीं है। तो अब समझिए, तब तो 50% जनसंख्या इसके लिए कहेगी मैं उपराष्ट्रपति का दावेदार हूँ और राष्ट्रपति पद का दावेदार हूँ।
तो लेकिन अब एक नया चीज़ आ गया, जैसे उसमें था 50 प्रपोजर 50 सेकेंडर्स, इसमें आ गया 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। मतलब कम से कम जो उनका चुनाव का मंडल होता है, जिसमें मतलब वो चुनाव चुने जाते हैं, जैसे अभी मैं बताऊंगा आपसे, जो उनका चुनाव करते हैं उन्हीं में से 20 लोग प्रस्तावक होंगे, 20 लोग अनुमोदक होंगे। 20 लोग प्रस्तावक होंगे जिनको इंग्लिश में प्रपोजर कहते हैं, उनका नाम प्रपोज करें, और 20 लोग अनुमोदक होते हैं जो उनका नाम का अनुमोदन करें, मतलब सेकेंडर्स, इनको सेकेंडर्स कहेंगे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते तो यहीं पे जो 50% जनसंख्या है उनका सपना टूट जाता है, उनका उपराष्ट्रपति बनने का सपना टूट जाता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 में कहा गया देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, सॉरी, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में कहा गया, अनुच्छेद 62 में, अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया था, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया था भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, आप चीज़ें याद करिएगा, जैसे वो चीज़ें भी याद रहें राष्ट्रपति में जो हमने पढ़ा था चैप्टर में, और जो इसमें पढ़ रहे हैं वो दोनों चीज़ें याद रहें, और हम इसमें कंपेयर कर सकें, जो अंतर है उनको हटा सकें, जैसे कि उनको भी याद कर लें और जो मतलब सिमिलरिटीज़ हैं उनको भी याद कर लें। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। The vice president shall be ex officio chairman of the council of the states and shall not hold any other office of profit। देखिए, अब इनके कार्य के बारे में बताया गया, मतलब इनका क्या होगा। अब दोस्तों देखिए, ऐसा है, उपराष्ट्रपति कोई मतलब विशेष कार्य नहीं, इनको जो वेतन मिलता है, इनका जो वेतन मिलता है वो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में, मतलब राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। राज्यसभा के सभापति, यहाँ जो पदेन अध्यक्ष है, यहाँ पदेन सभापति कर लीजिएगा, पदेन सभापति। ठीक है, मतलब राज्यों की परिषद के जगह ये मतलब राज्यसभा कर लिए, काउंसिल ऑफ स्टेट को ये हिंदी में लिख उठा ऐसे, तो यहाँ पे होगा राज्यसभा और यहाँ पे होगा सभापति, क्योंकि मैंने इंग्लिश में तो इसका लिख ही दिया है, और हिंदी में भी वो ट्रांसलेट दरअसल जब होता है तो ऐसे चीज़ें आ जाती हैं, एक आध दो शब्द, तो इसको आप करेक्शन कर लिए। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे राज्यों की परिषद को आप राज्यसभा समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और पदेन अध्यक्ष जहाँ है यहाँ पदेन सभापति कर लीजिए। अब मैं बताता हूँ एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, पदेन मतलब क्या होता है। जैसे समझिए, अगर आपकी शादी हो रही है तो आप, जब आपकी शादी होगी तो आप ऑटोमेटिकली आप दूल्हे बन जाएंगे। अगर आपकी शादी हो रही है तो आप दूल्हा बन जाएंगे, लड़की है तो दुल्हन बन जाएगी। ठीक, तो ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। जैसे कोई उपराष्ट्रपति बन रहा है तो वो ऑटोमेटिकली, मतलब कि समझ लीजिए कि वो राष्ट्रपति, मतलब उपराष्ट्रपति जो बन रहा है वो सभापति बन जाएगा राज्यसभा का ऑटोमेटिकली, मतलब बिना कुछ कहे, एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दी काउंसिल ऑफ स्टेट रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी अगर शादी हो रही है तो वैसे आप समझ लीजिए, अगर आप राष्ट्रपति बन रहे हैं, अगर आप उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, तो अगर आप उपराष्ट्रपति बन रहे हैं तो आप सीधे पदेन सभापति बन जाएंगे, आप सीधे सभापति बन जाएंगे राज्यसभा के। ठीक दोस्तों, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इसी का वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को इसी सभापति का वेतन मिलता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मतलब वो सभापति के रूप में काम करता है, वो सभापति के रूप में कार्य करता है, इसीलिए उसको ये वेतन मिलता है। अब दोस्तों आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 इसमें ऐसा है दोस्तों, देखिए, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति मतलब की डेथ हो गई या उनकी अनुपस्थिति है, तो उपराष्ट्रपति जो होंगे, हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राष्ट्रपति का कार्य करने लगेंगे, उनका कार्यालय में काम करने लगेंगे। ठीक दोस्तों, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह ले लेंगे। हाँ, तब
अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह ले लिए तो उनकी जो शक्तियां हैं वो राज्यसभा के सभापति के बराबर नहीं होगी, तब वो राष्ट्रपति के बराबर हो जाएगी। और अगर वो जब राष्ट्रपति का कार्य करने लगेंगे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेंगे, तो उनका वेतन भी 4 लाख नहीं होगा, तब 5 लाख हो जाएगा। जो राष्ट्रपति का वेतन है वो उनका वेतन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये चीजें हैं कि आकस्मिक रिक्तियों के दौरान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान उन अपने कार्यों का निर्वहन वो राष्ट्रपति के रूप में करेंगे, वो राष्ट्रपति के रूप में करने लगेंगे जब राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में और राष्ट्रपति की मान लीजिए डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, आकस्मिक कोई भी समस्याएं आ रही हैं, रिक्तियां हो रही हैं, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखें, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदस्यों उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अब समझिए आप, इनका चुनाव कैसे होगा। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता था, लोकसभा राज्यसभा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आप विधानसभा ही कहिए क्योंकि विधान परिषद वाले तो इंक्लूड होते नहीं हैं, तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उसमें निर्वाचित, ये निर्वाचित बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इलेक्टेड, ठीक है, इलेक्टेड याद रखिएगा आप, क्योंकि जो निर्वाचित है वही इन दोनों में अंतर करेगा। भी राज्य विधानसभा और निर्वाचित, ये दोनों इसमें अंतर करेंगे। देखिए, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के और लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं वो सब वोट करने के लिए तत्पर रहेंगे, वो चाहे निर्वाचित हो चाहे नॉमिनेटेड हो, वो सब वोट करेंगे। ठीक दोस्तों, अब आप इसको समझ लीजिए, वो सब वोट करेंगे, वो सब अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें उनका जो निर्वाचक मंडल है उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचक मंडल है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के कुल सांसद शामिल रहते हैं। और उपराष्ट्रपति न संसद के किसी सदन का सदस्य होगा, उपराष्ट्रपति न किसी संसद के सदन का सदस्य होगा, और न राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होगा, न राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होगा। ये चीज़ें आप इम्पोर्टेंट याद रखिए। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि दोस्तों मैं देखिए सब चीज़ पीडीएफ में नहीं इंक्लूड कर पाता हूँ, जैसे कुछ चीज़ें मैं बता के समझाना चाहता हूँ, आप लोगों से सीधे इंटरेक्ट होके मैं आपको समझाना चाहता हूँ विजुअली। बाकी लिख के दोस्तों हर चीज़ें नहीं पॉसिबल प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको विजुअली मतलब मुझे बताना पड़ता है, ऐसे मुझे आपको रोक के आपको बीच में मतलब पीडीएफ में नहीं लिखा रहता, उसको भी मुझे आपको बताना पड़ता है। मान लीजिए पीडीएफ में कोई एरर है तो उसको मुझे आपको बताना पड़ता है। इसलिए आप समझिए कि आपको ये चीज़ें पूरा स्किप किए बिना देखना चाहिए, और लोगों को भी ये चीज़ें शेयर करिए जैसे कि उनको भी ये चीज़ें समझ में आए। ठीक दोस्तों, आपको ये चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी। मैं मानता हूँ कि जैसे कुछ चीज़ें टफ हैं, अभी आपको आर्टिकल्स नहीं याद होंगे, लेकिन मुझे ये आर्टिकल्स याद हैं, मुझे सारे आर्टिकल्स याद हैं क्योंकि मैंने इसमें प्रैक्टिस की है, और मैं ये प्रैक्टिस आपको भी कराऊंगा कि आपको ये सारे आर्टिकल्स याद हो जाएं। दोस्तों, आपको जैसे कोई भी पूछे तुरंत आप फ्रिक्वेंटली सारे मतलब आंसर के जवाब दे सकें, सारे आर्टिकल्स आप बता सकें। इसीलिए आप मेरे चैनल को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बच्चों को भी शेयर करिए जिनको ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। जिनको ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उनको भी मैं इजीली वे में समझाऊंगा और ट्रिकी वे में उनको और समझाऊंगा। जैसे मैं अभी ये चाह रहा हूँ कि अभी ट्रिक इसलिए मैं नहीं बताता हूँ, कोई मतलब ऐसे ट्रिकी वे नहीं बताता हूँ, जैसे आप पहले बेसिक तो कवर कर लीजिए। बिकॉज अगर आपको बेसिक नहीं कवर है, आपको ट्रिक अभी अच्छी लग रही है लेकिन आपको बाद में ये बहुत बुरी लगी, क्योंकि शॉर्टकट कभी नहीं हो सकता। पढ़ाई का शॉर्टकट कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब कि शॉर्टकट का भी कोई शॉर्टकट नहीं है, जान लीजिए आप। शॉर्टकट का सिर्फ एक ही है कि पढ़ाई पूरी करो, मतलब जब तक आप शॉर्टकट कुछ नहीं है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, याद करने के लिए कुछ आप मजाकिया अंदाज में कुछ याद कर सकते हैं, जैसे और टीचर्स बताते हैं वैसे उनसे थोड़ा हट के मैं इन चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपको ये चीज़ें माइंड में क्लिकली हिट करें। जैसे आप पेपर में बैठे रहें तो आपको तुरंत ये चीज़ें हिट कर जाए कि हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ाया था आपको। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 67
The vice president shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. दोस्तों जैसा कि देखिए, उपराष्ट्रपति अपना पद धारण करने की तारीख उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। वो 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा दोस्तों। और ठीक है, ऐसी इनकी वो है कि मतलब उपराष्ट्रपति जब अपना पद ग्रहण करेगा उस तारीख से 5 साल के लिए वो उपराष्ट्रपति रहेगा। और हाँ, एक चीज़ हम आपको और बता दें, जैसे देखिए PDF नहीं, वो अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। मतलब दोनों खुद ही एक दूसरे को इस्तीफा दे देते हैं। मतलब जैसे उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना है तो राष्ट्रपति को दे देंगे, राष्ट्रपति को इस्तीफा देना है तो उपराष्ट्रपति को दे देंगे। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मान लीजिए जैसा कि हो गया दोस्तों, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, मतलब उनको हटा दिया गया, किसी उससे हटा दिया गया दोस्तों, तो ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी। मान लीजिए उनकी डेथ हो गई या फिर उनको पद से हटा दिया गया संविधान के उल्लंघन के रूप में, मतलब ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे संविधान को ठेस पहुंच रहा है। और भी अन्य कार्य हैं जिसमें वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, उनको हटा दिया गया। जैसे यहाँ पे महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं होगा जो कि राष्ट्रपति के लिए होता है। यहाँ पे सिर्फ उनको हटाने की बात की जाएगी। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, जैसे वैकेंसी हो जाती है और मतलब उनका रिजिग्नेशन दे दिया, डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, तो अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद रिक्त हो रहा है तो उसमें चुनाव कराने के विषय में ये चीज़ें कही गई हैं। इसमें देख लीजिए, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल पूरा होने के कारण पैदा हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। ठीक। और उपराष्ट्रपति की मृत्यु त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र कराया जाएगा। ठीक दोस्तों, मतलब वही मैंने बताया कि उनकी मृत्यु हो जा रही है और उनका त्यागपत्र हो जा रहा है या उनको पद से हटाया जा रहा है। इन कारण से जो उत्पन्न हुई रिक्तियां होती हैं उनको यथाशीघ्र चुनाव निर्वाचन द्वारा कराया जाता है, भरने का काम किया जाता है। जो रिक्तियां रहती हैं उनको भरा जाता है। ठीक है, जो वैकेंट पोस्ट है, वैकेंसी है, वैकेंट रहेगा, उसको फिल किया जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 69 दोस्तों देखिए, आर्टिकल 69 में है every vice president shall make an oath or affirmation on entering upon his office before the president or some person appointed in that behalf by him। देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता था? राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते थे, CJI शपथ दिलाते थे। और उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे। राष्ट्रपति को कौन दिलाता था? CJI दिलाते थे। उपराष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे। तो दोस्तों इसमें जैसा कि हमने आपको बता दिया कि उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएंगे वो राष्ट्रपति दिलाएंगे या फिर उनके द्वारा नियुक्त किया गया कोई आदमी, उनका कोई ऑफिसर रहे जिसको उन्होंने नियुक्त किया हो। ठीक दोस्तों, और जैसे राष्ट्रपति को CJI दिलाते थे और अगर CJI उपलब्ध नहीं है, मौजूद नहीं है, तो फिर वो उस वक्त जो वहाँ पे सीनियर मोस्ट जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो राष्ट्रपति को दिलाते थे। ठीक, आप कंपेयर करिए इन चीज़ों को, जैसे आपको ये चीज़ें समझ में आए। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों, जैसा कि हमने बता ही दिया अब आपको कि उनकी शपथ कौन दिलाता है, तो उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करना, जैसे और भी जो ऊपर जिन उस आर्टिकल्स में जिसकी बात नहीं की गई थी, मतलब कुछ ऐसे प्रेसिडेंट्स के फंक्शन हैं जो अन्य आकस्मिकताओं में, ये कंटिजेंसीज में काम करने के राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की बात करती है। इसे डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज की बात ये करता है। मतलब जो और भी कंटिजेंसीज हैं उनकी बात इसमें की गई है। ठीक दोस्तों, जैसा कि देख लीजिए आप, एक बार आपको मैं और बता दूं कि डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर
कंटीजेंसीज, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करना है। ये सिर्फ आप अनुच्छेद याद कर लीजिए, इसमें कोई विशेष वो नहीं है। और क्योंकि इसमें यही आता है कि पद और उनके योग्यता क्या है और उनका जो कार्य है राष्ट्रपति के रूप में, तो उनको वेतन कैसे मिलेगा। और हाँ, ये प्रश्न है कि ये मैंने आपको बता दिया कि ये राज्यसभा के सभापति तो रहेंगे, लेकिन जैसे कि इसमें है कि मैंने आपको बता ही दिया था कि इनके कार्यों के बारे में, इनके और इनका जो ये राष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ अगर जैसे कि वोटिंग हो रही है तो इनका अगर मान लीजिए दोनों 50-50 बराबर हो गए, पक्ष विपक्ष, तो उसमें इनका जो मत होगा वो निर्णायक मत होगा, इनका जो मत होगा वो निर्णायक मत होगा। ठीक दोस्तों। और लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे, फिर भी ये सभापति रहेंगे। ठीक दोस्तों, ये चीज़ें आप याद रखें। और जब राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे, तो इनका वेतन सभापति के रूप में मिलेगा, उपराष्ट्रपति के रूप में मिलेगा 4 लाख रुपए। और मतलब राज्यसभा के सभापति, पदेन सभापति के रूप में इनका वेतन मिलेगा। और लेकिन जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या उनकी मृत्यु होने के बाद कैजुअल वैकेंसीज पे ये कार्य करेंगे, तो इनका वेतन 5 लाख रुपए होगा, राष्ट्रपति के बराबर। 5 लाख रुपए होगा, राष्ट्रपति के वेतन के बराबर इनको मिलेगा अगर ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इनका वेतन राष्ट्रपति के रूप में मिलेगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने ये प्रेसिडेंट वाले में भी देख लिया था, और इसमें भी आपको जैसे मैं बता ही दे रहा हूँ कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी, ना कि संसद करेगा और ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। ये सुनवाई सारी सुप्रीम कोर्ट में होगी। कोई भी डिस्प्यूट रहेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में होगा, सर्वोच्च न्यायालय में होगा। कोई भी डिस्प्यूट रहेगा तो वो सर्वोच्च न्यायालय में होगा। ठीक दोस्तों, कोई भी मतलब अगर डिस्प्यूट है, कोई भी संबंधित मामले हैं, विवाद है, तो वो उसका निस्तारण, उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी, सर्वोच्चतम न्यायालय में उसकी सुनवाई होगी। ठीक दोस्तों। अब जैसा कि दोस्तों इसमें 71 आर्टिकल तक ही थे और ये थोड़ा छोटा लेक्चर था, तो हमने इसमें आपको कार्य भी उनका बता दिया कि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, और वो जब राष्ट्रपति के रूप में करेंगे तो जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं उसके अनुरूप वो कार्य करेंगे। तो ऐसे ही है दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद, जैसा कि हमने आपको बता दिया। और इसको यूएसए से लिया गया दोस्तों, इसको यूएसए के संविधान से लिया गया। जैसा दोस्तों हमारा रोज़ मोटिवेशनल कोट्स का एक वो रहता है लास्ट में एंड करने का वीडियो, तो उसमें मैंने आपको जैसे बता दूं दोस्तों कि आज 12 जनवरी है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती रहती है। उस दिन को हमारे देश में 12 जनवरी को आज का दिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं उन्हीं की बातों को आज दोहराता हूँ, उन्हीं की बातों को मैं आज आपको याद कराता हूँ, आपको समझाता हूँ कि आप उनकी बातें याद करिए और संघर्ष करिए और लड़िए और अपना लक्ष्य पाइए। मतलब आप इतना संघर्ष करिए कि जो है मतलब आपको ये सफलताएं मिल जाएं, आपका जो मंजिल है आप वहाँ तक पहुँच जाएं। अब देखिए दोस्तों, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मतलब आप उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। कि ये स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, और कहते थे दिमाग को एकाग्र करके रहो, एकाग्र करके पढ़ो। मतलब जो चीज़ पढ़ रहे हो वही पढ़ो, उसी में एकदम खो जाओ। आप उन चीज़ों को आप याद करो, उसका स्मरण करो, तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक दोस्तों, यही स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक दोस्तों, ये चीज़ें आप याद रखिए, आप इन चीज़ों को आप दोहराइए, आप इन चीज़ों को याद करिए, इससे आपको मोटिवेशन आएगा और आप आगे बढ़ पाएंगे, आप अपनी सफलता को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, सफलताएं जो है आपको मिलेंगी, आपका जो लक्ष्य है आप वहाँ तक पहुँचेंगे। बस आप निरंतर कोशिश करते रहिए और तब तक मत रुकिए जब तक कि आप सफल ना हो जाए। ठीक दोस्तों, नमस्कार, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।